Some people build fences to keep people out and other people build fences to keep people in. व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर ऑगस्ट विल्सन का बहुत ही फेमस प्ले फेंसेस। ये प्ले 1985 में लिखा गया, 1986 में इसे पब्लिश करवाया गया और 1987 में इसे पुलिट्जर प्राइज भी मिला। इसका जॉनरा है ड्रामा फिक्शन और इसकी सेटिंग रखी गई पिट्सबर्ग्स हिल डिस्ट्रिक्ट और लिटरेरी पीरियड है ब्लैक अर्बन रियलिज्म यानी इरा ऑफ सेग्रीगेशन, जहां वाइट्स को ब्लैक्स पर तरजीह दी जाती थी और ब्लैक्स को मार्जिनाइज्ड किया जाता था। ये प्ले 1950 में सेट किया गया जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ब्लैक अमेरिकन को उनके हक नहीं दिए जाते थे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं फ्राहम किया जाता था, तो वो लोग अपनी ही सरजमी पर खुद को अजनबियों की तरह महसूस करने लगे। फेंसिस बाड़ को कहते हैं, जो प्ले में एक फैमिली ने रेसिज्म को फेस करते हुए अपनी अंदरूनी और निजी ज़िंदगी को बैरूनी दुनिया के असरात से महफूज रखने के लिए घर के चारों तरफ लगाई ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें और मिलकर रह सकें। प्ले के शुरू में ही हमें पता चलता है कि ये 1957 के टाइम पीरियड में लिखा गया है। ट्रॉय मैक्सन, जो 53 इयर्स ओल्ड एक मैरिड मैन है, अपने घर के बाहर सेहन में अपने एक दोस्त बोनो से बातें कर रहा होता है। दोनों ब्लैक मैन हैं और गार्बेज कलेक्टर यानी कूड़ा उठाने वाले के तौर पर काम करते हैं। पिछले 30 साल से दोस्त हैं। बोनो ट्रॉय की स्ट्रेंथ, ईमानदारी और काम की अखलाकियात से मुतासर है। ये फ्राइडे का दिन है यानी पे डे का दिन, जब दोनों दोस्त वीकली शेड्यूल के मुताबिक रात को इकट्ठे बैठकर ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और साथ में बातें करते हैं। ट्रॉय बताता है कि उसने यूनियन के जरिए अपने बॉस मिस्टर रैंड को शिकायत दर्ज करवाई है कि कूड़ा करकट ट्रक चलाने वाली तमाम पोजीशन वाइट्स को क्यों दी गई हैं, जबकि ब्लैक्स को सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए रखा गया है। लिहाजा वो चाहता है कि कारोबार के मालिकान हर एक को ट्रक ड्राइवर बनने का मौका दे। अब कन्वर्सेशन उनकी एक को-वर्कर एल्बर्टा की तरफ शिफ्ट होती है। ट्रॉय के एल्बर्टा के साथ अफेयर चल रहे होते हैं। बोनो ट्रॉय से पूछता है कि उसने काफी बार उसे एल्बर्टा के घर आते जाते देखा है, लेकिन ट्रॉय कहता है कि जब से उसकी शादी रोज के साथ हुई है उसने औरतों का पीछा करना छोड़ दिया है। इस पर बोनो कहता है कि रोज एक अच्छी, ड्यूटीफुल और डिवोटेड खातून है। इसके बाद ट्रॉय बोनो को मिस्टर डेथ के बारे में बताने लगता है। ट्रॉय कहता है कि उसने बगैर किसी खौफ के मिस्टर डेथ के साथ रेसलिंग की। वो 3 दिन और 3 रातों तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि मिस्टर डेथ थक गया और हिम्मत हार दी और उसके लिए किसी और दिन आने का वादा किया, लेकिन ट्रॉय कहता है कि वो अपनी ताकत को बरकरार रखेगा कि मिस्टर डेथ के लिए उसे वापस ले जाना मुश्किल होगा। अब ट्रॉय की बीवी रोज उनके पास आती है और जाहिर करती है कि उसे नमूनिया हो गया था और नमूनिया के साथ अपनी जंग की बात कर रहा है। मिस्टर डेथ यहाँ पर सोनिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रॉय की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। अब लियोन एंटर होता है। ये 34 इयर्स ओल्ड एक बॉय है जो ट्रॉय की पिछली शादी में से है। लियोन खुद को एक म्यूजिशियन समझता है, हालांकि उसने कभी म्यूजिक की एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं की है। वो सिर्फ इस ख्याल में फंसा हुआ है कि वो म्यूजिशियन है। चूंकि फ्राइडे यानी पे डे का दिन है, इसलिए वो अपने फादर ट्रॉय से कुछ पैसे लेने आया है। रोज उसको रात के खाने के लिए रुकने का कहती है, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि वो नेबरहुड में आया था, तो सोचा एक लम्हे के लिए इधर से भी होता जाए। अगली सुबह ट्रॉय रोज से कोरे के बारे में पूछती है। कोरे ट्रॉय और रोज का बेटा है जिसकी फुटबॉल में दिलचस्पी है। रोज बताती है कि वो फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए चला गया है। उसे जल्द जाना पड़ा क्योंकि उसका कोच कुछ इजाफी एक्सरसाइज करवा रहा है। ट्रॉय परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोरे कभी फुटबॉल खेले और अपना वक्त जाया करे, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से उसे आगे बढ़ने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। ट्रॉय ने भी अपने पास्ट में बेसबॉल खेलना चाही, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ब्लैक होने की वजह से उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया और उसे इस वजह से बहुत मुशक्कत उठानी पड़ी। इस झगड़े के दौरान गैब्रियल यानी ट्रॉय का भाई आता है। ये ट्रॉय से 7 साल छोटा है और वर्ल्ड वार 2 में ये जख्मी हो गया था। गैब्रियल के हेड में एक मेटल प्लेट है, इसलिए ये नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसके पास फलों और सब्जियों वाली एक टोकरी होती है, वो बेचने की कोशिश करता है और एक गाना गाता है। अब ट्रॉय और रोज बाहर सेहन में आते हैं। रोज कहती है कि गैब्रियल को अस्पताल छोड़ आना चाहिए, लेकिन ट्रॉय कहता है कि जंग के बाद अब उसे यूं बंद कर देना जुल्म होगा।
और हमारे पास घर होने की वाहिद वजह गैब्रियल का मुआवजा है, जो फौज ने चोट लगने पर उसे $3000 का मुआवजा दिया था। रोज ट्रॉय को कहती है कि वो खुद को उसका मुजरिम महसूस ना करे। गैब्रियल इस हालत में नहीं था कि वो अपने पैसे संभाल सकता और हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। बाद में ट्रॉय और कोरे अपने घर के इर्द गिर्द फेंस यानी बाड़ बनाने पर काम करते हैं, जो रोज ने उन्हें बनाने के लिए कहा है, और कोरे की फुटबॉल खेलने की ख्वाहिश पर बात करते हैं। ट्रॉय कहता है कि वो ब्लैक है, वो कभी भी इस सोसाइटी में अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता, इसलिए फुटबॉल में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन कोरे मुसलसल इसी जिद पर रहता है कि वो खेलेगा। ट्रॉय कहते हैं वो एक शर्त पर इजाज़त देगा, पहले वो एक A&P स्टोर में जॉब हासिल कर ले और साथ साथ फुटबॉल की एक्सरसाइज भी करता रहे। अब कोरे को कुछ पेपर्स पर अपने फादर यानी ट्रॉय के दस्तखत की ज़रूरत होती है ताकि वो कॉलेज में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके। लेकिन ट्रॉय कहता है जब तक कोरे को A&P स्टोर में जॉब नहीं मिलती वो किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं करेगा। अब होता यूँ है कि कोरे को A&P स्टोर में जॉब नहीं मिलती, और जब ट्रॉय को इस बात का पता चलता है तो वो फ़ौरन उसके कोच के पास जाता है और कहता है कि वो उसको टीम से निकाल दे। इस पर कोरे को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है कि जैसा मुस्तकबिल उसने अपने लिए सोच रखा था वो उसकी आंखों के सामने रेजा रेजा हो गया है। ट्रॉय उसे कहता है कि उसकी ये A&P स्टोर में जॉब हासिल ना करने वाली नाफरमानी एक स्ट्राइक थी, ऐसी ही जोरदार स्ट्राइक जो बेसबॉल में होती है। रोज की बताई हुई बाड़ बनाने पर काम करते वक्त बोनो और ट्रॉय आपस में बातें कर रहे होते हैं जब ट्रॉय बोनो के सामने अपने और अल्बर्टा के अफेयर का एतराफ़ कर लेता है। बोनो उसे कहता है कि उसे चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। ट्रॉय ने हमेशा दानिशमंदाना फैसला किया, ख़ास तौर पर तमाम दूसरी ख़वातीन में से रोज़ का इंतखाब किया जो उसमें दिलचस्पी रखती थी। बोनो मज़ीद कहता है कि रोज़ बहुत अच्छी और रिस्पॉन्सिबल खातून है। अब जल्द ही ट्रॉय ने रोज़ के सामने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उसका अल्बर्टा के साथ ताल्लुक़ है और वो उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। सदमे में रोज़ यकीन नहीं कर पाती कि ट्रॉय इस उम्र में भी ऐसा कुछ करेगा। रोज़ कहती है कि उसने कभी भी ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ट्रॉय और रोज़ की लड़ाई में कोरे को यह देखकर गुस्सा आ जाता है कि ट्रॉय ने किस तरह रोज़ को बाजू से ज़ोर से पकड़ा हुआ है। वो अपने फादर से रोज़ से बेवफाई पर लड़ता है और अपने बाप और बेटे का रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। बाद में अल्बर्टा की डेथ हो जाती है जब वो ट्रॉय की बेटी यानी बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम रेनल रखा जाता है। ट्रॉय रेनल को घर ले आता है और रोज़ को कहता है वो उसकी परवरिश में मदद करे। रोज़ राज़ी हो जाती है क्योंकि रेनल बेकसूर है और बच्ची पर बाप के गुनाहों को नहीं डाल सकती, और ट्रॉय से कहती है कि अब से इस बच्ची को माँ मिल गई है, लेकिन तुम एक वुमनलेस मैन हो। प्ले का आखिरी सीन 1965 में शुरू होने से 8 साल बाद होता है। रेनल अब 7 साल की हो चुकी है और गार्डन में खेल रही है। ट्रॉय की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और ये उसके फ्यूनरल की सुबह है। पूरी फैमिली यानी कोरे, लियोन, रोज, गैब्रियल सब इकट्ठे हैं और बोनो के साथ मिलकर आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे हैं। कोरे कहता है कि वो शिरकत नहीं करेगा, लेकिन रोज उसे डांटती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और शिरकत करेगा क्योंकि ट्रॉय उसका फादर था और इन सब से मना करना उसे अच्छा आदमी नहीं बनाता। इसी दौरान गैब्रियल स्पिरिचुअल म्यूजिक बजाने की कोशिश करता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती और रक्स करना शुरू कर देता है और कहता है कि हेवन के दरवाजे खुल गए हैं। दैट्स द वे दैट गो। वीर्स, इसी के साथ ये प्ले एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।